कहते हैं कुछ आत्माएं शरीर त्यागने के बाद भी दुनिया नहीं त्यागती, क्योंकि उनकी कोई इच्छा या कोई काम अधूरा रह जाता है और जब तक वो पूरी ना हो जाए तब तक वो इस दुनिया से अलग नहीं होती। और आज की कहानी के तार भी इससे ही जुड़े हैं। नैतिक और प्राची दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं। नैतिक नागपुर के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन है और वहीं प्राची ने आज ही मैटरनिटी हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। आज प्राची का हॉस्पिटल में पहला दिन है। प्राची मैटरनिटी वार्ड के राउंड पर निकली थी, तभी उसकी नजर हॉस्पिटल के रूम नंबर 205 पर पड़ी, जो काफी समय से बंद था। लेकिन प्राची को उस रूम से आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे मानो कोई कुछ ढूंढ रहा हो। प्राची जैसे ही रूम के अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि एक बॉक्स अपने आप हिल रहा है। प्राची उस बॉक्स की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक रूम का दरवाजा बंद हो गया और कुछ ही पल में रूम की लाइट्स ऑन ऑफ होनी शुरू हो गई। ये सब देख प्राची की आवाज उसके गले में ही अटक कर रह गई। प्राची वापस जाने के लिए जैसे ही दरवाजे की ओर मुड़ी तो उसने ऑन ऑफ होती लाइट्स के नीचे किसी बच्ची को खड़ा और उसे अपनी ओर घूरते देखा। ये सब देख प्राची जोर से चीखी और दौड़ते हुए बाहर आ गई। प्राची को घबराया देख वार्ड बॉय ने पूछा, क्या हुआ मैडम? लेकिन प्राची बिना कुछ कहे वहां से सीधे निकल आई। प्राची घर आई तो नैतिक वहां पहले से ही मौजूद था और प्राची भी नैतिक से बात करते हुए अपने काम में लग गई। रात का वक्त था। प्राची और नैतिक दोनों ही गहरी नींद में थे। तभी प्राची को अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, जो कि एक बच्ची के हंसने की आवाज थी। प्राची लाख कोशिशों के बाद भी अपनी आंख नहीं खोल पा रही थी और धीरे धीरे बच्ची के हंसने की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। और तभी अचानक से उसकी आंख खुल गई और उसने देखा कि सामने वाली दीवार पर एक बच्ची हंसते हुए रेंग रही है। ये देख प्राची जोर से चीखने लगी। प्राची के चीखने की आवाज सुनते ही नैतिक हड़बड़ा कर नींद से उठा तो नैतिक के सामने भी वही दिल दहला देने वाला नजारा था। और कुछ ही देर में प्राची और नैतिक का बेड हवा में उड़ने लगा और ऊपर जाते ही धड़ाम से नीचे गिर गया और एक सन्नाटा सा छा गया। नैतिक और प्राची समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये क्या और क्यों हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते कि तभी उनके कानों में एक और आवाज आई, मम्मी, पापा, मम्मी, पापा। और इसके बाद नैतिक पलंग से उतरा और दीवार पर जोर जोर से सर पटकने लगा और सर पटकते पटकते वो बोला, पापा ने मुझे दुनिया में आने से पहले ही आपके पेट में मार दिया था ना मम्मी? और फिर नैतिक दीवार पर सर पटकते पटकते बोला, प्राची जब तुम प्रेग्नेंट थी तब तुम्हारा मिसकैरिएज नहीं हुआ था। मैंने डॉक्टर के साथ मिलकर तुम्हें ऐसी दवाई दी थी जिससे तुम बेहोश हो गई थी और जिस हॉस्पिटल में तुम काम कर रही हो उसी हॉस्पिटल के रूम नंबर 205 में तुम्हारा अबॉर्शन करा दिया था, क्योंकि मुझे बेटी नहीं एक बेटा चाहिए था, बेटा चाहिए था। और ये कहकर नैतिक ने फिर दीवार पर अपना सर पटका और फिर नीचे गिर गया और सर पर चोट लगने की वजह से नैतिक की मौत हो गई। प्राची जैसे ही भागने के लिए आगे बढ़ी तो प्राची के पैर मानो जमीन में जम गए हों। लाख कोशिशों के बाद भी प्राची वहां से हिल नहीं पा रही थी। तभी प्राची के कानों में एक आवाज आई, मम्मी, मुझे आप और पापा दोनों के साथ रहना है। तभी अचानक ऊपर से सीलिंग फैन प्राची के ऊपर गिर गया और गला कटने से प्राची की मौत हो गई। आखिरकार उस मासूम बच्ची ने अपने पेरेंट्स को अपनी दुनिया में शामिल कर ही लिया। ईर्ष्या हर इंसान के मन में होती है। हम अपने जीवन काल में किसी ना किसी से कभी ना कभी जलते जरूर हैं।
पर अगर ये ईर्ष्या नफरत में बदल जाए तो इंसान हदों को पार कर कुछ ऐसा कर देता है जिसकी कि उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। आज भूमि के जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज भूमि की आने वाली मूवी के शूटिंग का पहला दिन है। भूमि मेकअप रूम में तैयार हो रही थी और मिरर में खुद को निहारे जा रही थी कि तभी बाहर से एक आवाज आई। भूमि मैम, शॉट रेडी है। ये आवाज स्पॉट बॉय की थी। भूमि उठकर पूरे जोश से अपना डायलॉग बोलने लगी और डायलॉग बोलते बोलते भूमि ने अचानक एक अलग ही आवाज में भोजपुरी में कहा, हमार जगह लेबा तू, हमार जगह लेबा तू, ई हम होके नहीं दे। ये बोलकर भूमि सीलिंग की तरफ देखते हुए भयानक आवाज निकालती हुई सीलिंग पर लगे झूमर को घूरने लगी और अचानक सीलिंग पर लगा झूमर भूमि के ठीक बाजू में गिर पड़ा। लेकिन भूमि को कोई चोट नहीं आई, पर भूमि जमीन पर गिर पड़ी और इसके बाद भूमि फ्रेश होने वॉशरूम गई और जैसे ही उसने नल चालू किया तो पानी की जगह खून आने लगा। भूमि चीखती हुई भागती हुई वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि पूरे सेट पर कोई नहीं था। भूमि सेट पर पूरी तरह से अकेली थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई, हमार जगह लेबा तू, हमार जगह लेबा तू। ये सब सुन भूमि पागलों की तरह चीखने लगी और चीखते चीखते बेहोश हो गई। भूमि की तबीयत ठीक ना होने के कारण आज की शूटिंग कैंसिल हो गई, पर हर कोई यही सोच रहा था कि भूमि को तो भोजपुरी आती नहीं है, फिर भूमि ने भोजपुरी डायलॉग कैसे बोला। दूसरे दिन फिर शूटिंग की तैयारी चल रही थी। मेकअप आर्टिस्ट भूमि के बाल संवार रही थी कि तभी भूमि के बाजू में रखी चेयर अपने आप हिलने लगी। भूमि डरी हुई नजरों से चेयर को हिलता हुआ देख रही थी कि अचानक चेयर का हिलना बंद हो गया। फिर भूमि ने मिरर में देखा तो उसे खुद के चेहरे के साथ साथ एक और भयानक चेहरा नजर आया। भूमि ये देखकर जोर से चीखी और चीखते ही जा रही थी क्योंकि भूमि के बाल ड्रायर में फंसते जा रहे थे। भूमि की चीख सुनकर पूरी टीम मेकअप रूम की तरफ दौड़ती हुई आई और भूमि को चीखता देख पूछा कि क्या हुआ भूमि। तो भूमि ने रोती बिलखती आवाज में कहा, मेरे बाल ड्रायर में फंस गए। तो डायरेक्टर ने कहा, तुम्हारे बाल तो बिल्कुल ठीक है। ये सुन भूमि ने जब मिरर में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि भूमि के बाल एकदम ठीक थे। कुछ देर बाद भूमि अपना शॉट देने आगे आई। डायरेक्टर ने रोल कैमरा एक्शन कहा, लेकिन भूमि लाख कोशिश करने के बाद भी अपने डायलॉग नहीं बोल पा रही थी। भूमि को ऐसा लग रहा था मानो उसके गले में आवाज ही नहीं है कि इतने में सेट पर खड़े स्पॉट बॉय ने एक भारी भरकम आवाज में भोजपुरी में कहा, का डायलॉग बोली जे खुद अपने रास्ते से केहू के हटा के होकर जगह ले बिया। ये सुन सब हैरान रह गए कि अचानक से कुछ जलने की बू आने लगी थी। देखा तो सेट के पर्दों में आग लगी थी। इससे पहले कि आग बुझा पाते आग तेजी से बढ़ने लगी और देखते ही देखते पूरे सेट पर आग लग गई और उसी आग में भूमि को एक लड़की दिखी जिसका चेहरा पूरी तरह जख्मी था, जैसे मानो किसी ने जानबूझकर उसका चेहरा खराब किया हो। भूमि ये सब देखते हुए पुतले की तरह चुपचाप खड़ी रही और कुछ देर बाद बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी और जब होश में आई तो उसके सामने वही भयानक चेहरे वाली लड़की बैठी उसे घूर रही थी। भूमि फिर एक बार चीखी और जैसे ही बिस्तर से उतरी तो किसी ने उसे हवा में बढ़ते हुए मिरर पे पटका। भूमि दर्द से कराहते हुए ड्रेसिंग टेबल पकड़ के उठ ही रही थी कि उस टेबल पर हर जगह एसिड ही एसिड पड़ा था और धीरे धीरे एसिड उबलने लगा और भूमि के चेहरे पर आ गिरा। भूमि ने चीखते हुए मिरर में देखा तो उसका चेहरा एकदम सही सलामत था और इधर सेट जल जाने की वजह से कुछ दिनों के लिए शूटिंग रुक गई।
और फिर 1 महीने बाद शूटिंग फिर शुरू की गई। भूमि एक बार फिर सेट पर नई उम्मीद के साथ शूटिंग पर आई कि इस बार सब ठीक ठाक होगा और स्क्रिप्ट लेकर रिहर्सल कर रही थी कि अचानक भूमि के हाथ के स्क्रिप्ट में आग लग गई और स्क्रिप्ट जलने लगी। घबराई हुई भूमि समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर डर से घबराई हुई भूमि भागते हुए रूम से बाहर आने के लिए जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ी तो उसने देखा दरवाजे के ठीक सामने एक लड़की खड़ी है, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए क्योंकि उसके सामने उसकी दोस्त माया खड़ी थी, जिसकी कुछ ही दिनों पहले किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। अब भूमि के नजरों के सामने सब कुछ खुली किताब की तरह था। माया जो यूपी की रहने वाली थी और भूमि की अच्छी दोस्त भी। माया दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, इसलिए माया को हर कोई भाव देता था और इस वजह से भूमि को माया से जलन होने लगी। माया की खूबसूरती की वजह से माया को एक फिल्म मिली, लेकिन शूटिंग के ठीक 1 दिन पहले किसी ने माया के घर में घुसकर उसके खूबसूरत चेहरे को एसिड से जलाकर उसे जिंदा जला दिया और बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। माया की जान लेने वाली कोई और नहीं, उसकी बचपन की दोस्त भूमि ही थी, जिसने ईर्ष्या और एक मूवी के लिए माया की जान ले ली। भूमि माया के सामने गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज माया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माया। पर माया तो अपने मौत का बदला लेने आई थी और माया ने टेबल पर रखा चाकू भूमि के हाथ की तरफ मोड़ा और एक एक करके देखते देखते भूमि के हाथ के नाखून उस चाकू से उखाड़ने लगी। भूमि दर्द से चीखती रही और अगले ही पल भूमि का चेहरा इस कदर जलने लगा जैसे मानो किसी ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया हो। अब भूमि का चेहरा पूरी तरह से जल चुका था और फिर किसी ने भूमि के बालों को पकड़कर उसे खींचते हुए मिरर पर जोर से पटका। मिरर टूट गई और उसके कांच के टुकड़े भूमि के चेहरे में घुस गए। भूमि अब अधमरी हो चुकी थी और देखते ही देखते भूमि के कपड़ों में आग लग गई। भूमि चीखती चिल्लाती रही और फिर कुछ देर में भूमि की चीख हमेशा के लिए बंद हो गई। भूमि ने अपने मौत की तैयारी माया को मारकर खुद ही की थी। इसलिए कहते हैं, जिंदगी में कभी ईर्ष्या मत करो जिसकी आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाए। भूमि ने यह कीमत जान के बदले जान देकर चुकाई। हम 2022 में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे बीच में काले गोरे को लेकर भेदभाव खत्म नहीं हुआ है और यही भेदभाव कुछ लोगों के दिलों को इस कदर तोड़ देता है कि वो जिंदगी से ही नाता तोड़ देते हैं। पर क्या इस जिंदगी से नाता तोड़ने के बाद वो इस दुनिया से नाता तोड़ पाते हैं? आज की डेड फाइल्स की कहानी इसी से जुड़ी है। सौम्या, जिसकी आज किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। सौम्या मुंबई के एक बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 403 में रहती थी। सौम्या की मौत के ठीक 1 महीने बाद फ्लैट फिर से रेंट पर दे दिया गया। रितिका, मेघा और सना तीनों आज ही फ्लैट नंबर 403 में शिफ्ट हुए हैं। रितिका, मेघा और सना तीनों दिखने में बेहद ही खूबसूरत हैं। जहां रितिका और मेघा मुंबई के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रही है, वहीं सना एक फाइनेंस कंपनी में काम करती है। अगले दिन सुबह 10 बजे मेघा और रितिका कॉलेज निकल गए और सना अपना टिफिन पैक कर रही थी कि तभी सना को किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। सना ने टिफिन उठाया और उस कमरे की ओर बढ़ी और कमरे का दरवाजा खोल के देखा तो वहां कोई नहीं था। सना इसे अपना वहम समझकर कमरे का दरवाजा लगाने के लिए जैसे ही दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया कि तभी सना को ऐसा लगा कि कोई सना का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती रूम के अंदर खींच रहा है। सना ने डर से चीखते हुए पूरी ताकत से एक झटके में अपना हाथ छुड़ाया और सीधा घर से बाहर भागने लगी। और भागते भागते सना को नजर आया कि उसके साथ साथ एक परछाई भी भाग रही है। इससे पहले कि सना घर से बाहर निकल पाती, फ्लैट का दरवाजा हवा के शोर के साथ जोर से बंद हो गया
और फिर सना के साथ भागती हुई परछाई सना को ठीक दरवाजे के सामने नजर आई। सना डर से घबराई हुई धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा अपनी ओर खींचते हुए खोलने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुलने पर सना ने दरवाजे के पास पड़े एक लोहे के रॉड से दरवाजे की हैंडल पर 2-3 बार जोर से मारा और दरवाजा खोल के बाहर भागी और पसीना पोंछते हुए काम पर निकल गई। शाम में सना ऑफिस से घर आई तो रितिका और मेघा आ चुकी थी। सना ने सोचा अगर मैं इन्हें बताऊंगी तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए सना ने चुप रहना ही बेहतर समझा। रात के 1 बज रहे थे। सना और मेघा सो रहे थे और रितिका अपना असाइनमेंट पूरा कर रही थी और काम करते करते स्टडी टेबल पर ही रितिका की आंख लग गई। रितिका कच्ची नींद में ही थी कि तभी रितिका के कानों में एक आवाज गूंजी, रितिका उठो, काम बाकी है। ये आवाज लगातार रितिका के कानों में गूंजती जा रही थी कि तभी रितिका को लगा जैसे किसी ने उसके बालों पर हाथ फेरा हो। रितिका हड़बड़ा के उठी और इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। रितिका आंख मींचती हुई वॉशरूम की ओर बढ़ी और वॉशरूम में जाकर जैसे ही आंखों पर पानी मारकर रितिका ने अपना चेहरा आईने में देखा तो उसे अपने चेहरे के साथ एक और चेहरा नजर आया जो बालों से पूरी तरह ढका हुआ था। रितिका ये देख जोर से चीखी और चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। घबराई हुई रितिका ने एक बार फिर बेसिन का नल शुरू किया और जैसे ही हाथ में पानी लिया तो नल से आता हुआ पानी लाल हो चुका था। ये देख रितिका एक बार फिर चीखी और घबराती हुई पीछे सरकी तो जाकर किसी से टकराई। रितिका लड़खड़ाते हुए कदमों से पीछे मुड़ी तो उसके ठीक सामने वही लड़की खड़ी थी जिसने अपने चेहरे को बालों से ढका हुआ था। ये देख रितिका जैसे ही वहां से भागने को हुई तो उस लड़की ने रितिका का हाथ पकड़ लिया। डरी हुई रितिका ने झटपटाते हुए पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया और जैसे ही भागने लगी तो उस लड़की ने रितिका का सर पकड़ के दरवाजे पे दे मारा। रितिका दरवाजे से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी और जमीन के सहारे रेंगते हुए वहां से भाग रही थी कि उस आत्मा ने फिर रितिका का पैर पकड़ना चाहा, पर रितिका बच के भाग निकली। पर रितिका के पैर पर उस आत्मा ने अपने नाखूनों के निशान दे दिए थे। डरी हुई रितिका भागते हुए रूम में पहुंची तो मेघा और सना आराम से सो रही थी। रितिका ने रूम में लेटे लेटे भगवान का नाम जपते हुए जैसे तैसे रात बिताई। अगले दिन सुबह सना जल्दी ऑफिस चली गई। रितिका ने मेघा को कॉलेज जाते हुए ये सब बताया कि कल रात में उसके साथ क्या हुआ था, पर इस पर मेघा ने हंसते हुए कहा, इसलिए कहती हूँ पढ़ाई थोड़ी कम किया कर। पढ़ाई का भूत था जो तुझे नजर आने लगा है। वैसे भी मेघा इन बातों पे यकीन नहीं करती क्योंकि मेघा के साथ तो अब तक सब कुछ नॉर्मल था। मेघा आज कॉलेज से जल्दी फ्लैट पर आ गई थी और बेड से नीचे पैर लटकाए लेटी थी कि तभी किसी ने बेड के नीचे से मेघा का पैर पकड़ा और मेघा एक झटके में घबरा कर उठी तो वहां कोई नहीं था, पर मेघा के कानों में किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। मेघा ये आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि हॉल की खिड़की से सर टिकाए एक लड़की कुछ गुनगुना रही थी। मेघा उस लड़की की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी उस लड़की ने खिड़की खोली और खिड़की से नीचे कूद गई। मेघा ये देख जोर से चिल्लाई और भागती हुई खिड़की की ओर गई और झुककर नीचे देख ही रही थी कि किसी ने मेघा को पीछे से जोर से धक्का दिया। मेघा नीचे गिरने ही वाली थी कि उसने खिड़की का सहारा लेकर अपने आप को संभाला। इससे पहले कि मेघा 2 पल चैन की सांस ले पाती, मेघा की नजर घर की सीलिंग पर पड़ी जिस पर एक लड़की छिपकली की तरह चिपक कर रेंग रही थी। ये देख मेघा की जुबान हलक में अटक के रह गई और पैर जमीन पर जम गए। सीलिंग पर रेंगती हुई लड़की ने दीवार से सीधा मेघा के ऊपर छलांग लगाई और मेघा को जमीन पर गिरा दिया। फिर जमीन पर गिरी मेघा का चेहरा नाखूनों से किसी खूंखार जानवर की तरह नोचने लगी। मेघा का चेहरा लहूलुहान हो चुका था। मेघा दर्द से चीखे जा रही थी। फिर उसने मेघा को हवा में उछालते हुए दीवार पर पटका
मेघा जमीन पर गिर पड़ी और चलता हुआ सीलिंग फैन मेघा के ऊपर गिर पड़ा और मेघा की मौत हो गई। शाम को जब रितिका और सना घर आए, घर की लाइट गुल थी। अंधेरे में चलते चलते सना किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी तो रितिका ने टॉर्च जलाया तो दोनों जोर से चीखे क्योंकि वो कोई सामान नहीं, मेघा की लाश थी। दोनों भागते भागते दरवाजे की ओर बढ़े तो दरवाजा लॉक हो चुका था कि तभी कोई रितिका के बगल में खड़ी सना को जमीन से घसीटते हुए फ्लैट के अंदर ले जाने लगा। रितिका चीखती चिल्लाती रोते हुए सना को बचाने उसके पीछे भाग रही थी कि अचानक रूम की लाइट ऑन हो गई और रितिका ने देखा कि सना अपने हाथ में चाकू लिए अपने चेहरे को खुरचते हुए रो रही है और वो रोते रोते कहने लगी, इस फ्लैट में रहने वाली हर खूबसूरत लड़की बदसूरती का दर्द सहेगी और तड़प तड़प कर मरेगी। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए सना ने अपने चेहरे के बाद अपने हाथों की एक एक करके नसें काटी और उसके बाद उस आत्मा ने सना को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब रितिका की बारी थी। रितिका चीखती चिल्लाती इधर उधर भागती फ्लैट का दरवाजा खोलकर बाहर जाने को तिल मिला रही थी कि तभी पीछे से दो हाथ रितिका के गर्दन को जकड़ने लगे। रितिका छटपटाते हुए गला छुड़ाने लगी और बड़ी मुश्किल से गला छुड़ा के भागने लगी कि तभी दीवार से दो हाथ रितिका की ओर बढ़े। रितिका ने चीखते हुए आंख बंद की और जब आंख खोली तो उस हाथ को रोके हुए मेघा की आत्मा खड़ी थी। मेघा ने रितिका को बताया, इस फ्लैट में विनी नाम की एक लड़की रहती थी जिसका रंग सांवला होने की वजह से उसे हर कोई उतना पसंद नहीं करता था। यहां तक कि उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो सांवली थी और उसे कोई गोरी खूबसूरत लड़की मिल गई थी। और इन सब बातों से दुखी होकर विनी ने टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी और उसके बाद से कोई खूबसूरत लड़की जब भी इस फ्लैट में रहने आती है तो विनी की आत्मा उसका चेहरा खराब कर उसे तड़पा तड़पा के मारती है। मेघा ये सब बता ही रही थी कि विनी की आत्मा ने चाकू हवा में उछालकर रितिका की ओर फेंका, पर मेघा की आत्मा रितिका की ढाल बनी उसके सामने खड़ी थी। मेघा ने उछलते हुए चाकू को नीचे गिराया और फ्लैट का दरवाजा खोल दिया। रितिका फ्लैट से बाहर निकल भागी। मेघा ने मर के भी अपने दोस्त की जान बचाकर दोस्ती निभाई, लेकिन बिना किसी कसूर के कुछ लोगों के भेदभाव की वजह से सौम्या, सना और मेघा ने अपनी जान गंवाई। ये काले गोरे अमीर गरीब में होने वाले भेदभाव ने न जाने कितनों का दिल दुखाया है। विनी भी इनमें से एक थी जो मरकर भी इस दर्द को भूल नहीं पाई।